हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। और अगर आप लोग आरआरबी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें आरआरबी के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं लाइक एनटीपीसी, एएलपी, कांस्टेबल, एसआई, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं जीके के टॉपिक वाइज। यानी कि जैसे हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसके जितने भी टॉपिक्स से आज तक क्वेश्चन पूछे हैं आरआरबी ने वो सारे हम कवर करेंगे, जिससे हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर सकें कि कौन से टॉपिक से या कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे कम पूछे जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी जो व्याख्या होती है वो सारे की पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं जो सीधे आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही तरह से आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है, तो आप लोग तीनों प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और उनकी सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस हैं, क्योंकि दोस्तों जीके का सिलेबस लगभग सभी एग्ज़ाम्स में सेम ही होता है और ये सिलेबस दोस्तों बहुत बड़ा है। इसीलिए क्वेश्चंस को एनालाइज किए बिना तैयारी करना, मतलब कि आप किस पोर्शन को आपको कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, ये आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही समझ पाएंगे। और दोस्तों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो इसका जो बेसिक पेपर पैटर्न है इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, तो अच्छी खासी जीके आती है, तो आप लोगों को जीके पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आज के। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 26 जून 1945 को भारत अन्य देशों के भाग लेने के साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मुमताज की। शाहजहां, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक था, ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला संगमरमर मकराना, जो राजस्थान में स्थित है, वहां से प्राप्त हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 1935 से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में इसका कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित हैं या किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा चित्रकला से। मकबूल फिदा हुसैन, जिनका शॉर्ट फॉर्म है एम.एफ. हुसैन, एक भारतीय चित्रकार थे। वह द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्हें भारत का पिकासो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रेम्पोलाइन। इसमें दोस्तों स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है आपके स्कीइंग, बिलियर्ड्स और हॉकी, इन सभी में स्टिक की आवश्यकता होती है। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। ट्रेम्पोलाइन खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। 1964 में इसे पूर्ण खेल के तौर पर अपनाया गया। ओलंपिक में ट्रेम्पोलाइन का प्रवेश 2000 में सिडनी में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा सूत्री विभाजन।
पुरानी कोशिका का विभाजन होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। इसे सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाउ ने देखा था। यह विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास। बाकी दोस्तों कुछ और पुस्तकों के लेखक देख लेते हैं। राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, यामा के हैं महादेवी वर्मा और पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, संवेग। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान, और यह एक सदिश राशि है। इसका साई मात्रक दोस्तों किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरला में। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 64.84% से बढ़कर 74.04% हो गई है। पुरुष साक्षरता 82.14% एवं महिला साक्षरता 65.46% है। देश में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में यानी कि 94% है केरल में, और मिजोरम में 91.3%, गोवा में 88.7%, त्रिपुरा में 87.2%, हिमाचल प्रदेश में 82.8% राज्यों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे 1 नवंबर 1966 का यह दर्जा दिया गया था। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है और इसे राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। परमाणु की द्रव्यमान संख्या को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, इसीलिए द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करने वाले उनके योग को न्यूक्लियॉन संख्या कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, डेन्यूब नदी के किनारे। दोस्तों कुछ और नगर और नदी देख लेते हैं, जैसे कि वियना नगर डेन्यूब नदी के किनारे, अंकारा किजल नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे और रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को। किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकीय संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन आरबीआई के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं: करेंसी नोटों का निर्गमन, बैंकों के बैंक का काम, साख नियंत्रण, सांख्यिकीय संबंधी आंकड़ों का संग्रह एवं प्रकाशन, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टोन। एकल आवृत्ति की ध्वनि का टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव्य में और उसके बाद गैस में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टिन। जिन पदार्थों को जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित किया जाता है उन्हें जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ कहा जाता है। कॉटन, पेपर, लकड़ी आदि तथा जिन पदार्थों का जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता उन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जैसे टिन, प्लास्टिक इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से
कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा मिस्र। एशियाई खेलों का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। इसका प्रतीक उगते हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले हैं। इस संघ में निम्नलिखित देश शामिल हैं: चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, जापान आदि, जबकि मिस्र इसमें शामिल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा निलंबन। एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, इन्हें निलंबन कहा जाता है। और इसके कणों का आधार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। उदाहरण नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अर्धनारीश्वर। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री सिद्धांत अविभाज्य है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का आधा हिस्सा पुरुष और दूसरा आधा हिस्सा स्त्री का प्रतीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 26 जनवरी 1957 से। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 का लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित आदेश द्वारा इसे निष्फल कर दिया गया और उस तिथि से यह लागू होना बंद हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 239 के तहत। अनुच्छेद 239 के काम में दोस्तों दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है। अनुच्छेद 240 में दोस्तों कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा विनेश फोगाट। दोस्तों कुछ और खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल देख लेते हैं कि कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया। और दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित हैं किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्मण सेन, पीवी सिंधु। भाला फेंक से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं और बॉक्सिंग से मैरी कॉम। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा गेहूं। 1968 में कृषि से हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए गेहूं पहली फसल थी। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य का न्यायालय है। इसके अधिकार क्षेत्र में केरल के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप भी आता है और इसकी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट स्थित है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा महान हिमालय क्षेत्र में। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। महान हिमालय को वृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय की भी संज्ञा दी गई है। यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है, जिसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों तथा पार्श्व भाग कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित है। विश्व की सर्वाधिक चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू आदि। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों अगर चैनल वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो दोस्तों लाइक कर दिया करिए वीडियो और अच्छे कमेंट करके मुझे बताया करिए,
ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ।